दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के राजनीति विज्ञान के पहले चैप्टर सत्ता की साझेदारी को पढ़ेंगे। इसको हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमको बेसिकली पढ़ना यह है कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है और किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी की जाती है। तो इसी के सापेक्ष में हमको बेल्जियम और श्रीलंका इन दो देशों के बारे में पढ़ना है कि यहाँ पर सत्ता की साझेदारी कैसे हुई थी और किन कारणों से हुई थी। तो दोस्तों पहले समझ लेते हैं हम सत्ता की साझेदारी क्या होती है। तो सत्ता की साझेदारी मतलब हमारे जो देश के शासन करने की शक्तियाँ होती हैं उनका साझेदारी यानी उनको अलग अलग समूहों में या समुदायों में बांटना। तो किसी भी प्रणाली के उचित संचालन के लिए अलग अलग स्तरों तथा समूहों या समुदायों में सत्ता का बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ये तो हो गई सत्ता की साझेदारी। अब इसी के सापेक्ष में हमको पढ़ना है बेल्जियम का एग्जाम्पल और श्रीलंका का। तो पहले हम समझते हैं बेल्जियम को। तो दोस्तों ये है हमारा बेल्जियम और यह है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। और बेल्जियम जो है दोस्तों भारत के हरियाणा राज्य के क्षेत्रफल और जनसंख्या से भी छोटा है। यानी कि हमारे हरियाणा राज्य का जितना क्षेत्रफल है और जितना जनसंख्या है उससे भी कम क्षेत्रफल और कम जनसंख्या वाला ये देश है बेल्जियम। बेल्जियम की जो सीमा होती है वो फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग से लगती है। और इसकी जो जातीय बनावट है बहुत ही जटिल। यहाँ से हम इसको दो पार्ट में बांट दें। उत्तर का जो भाग है तो फ्लेमिश क्षेत्र कहते हैं और दक्षिण का जो भाग है इसको बेलोनिया क्षेत्र कहते हैं। फ्लेमिश और बेलोनिया इन दो क्षेत्रों में बटा है बेल्जियम। अब बेल्जियम में क्या है दोस्तों, कुल आबादी का जो 59% लोग हैं, कुल आबादी यानी बेल्जियम में कुल जितनी जनसंख्या होगी उसका 59% लोग फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच भाषा का प्रयोग करते हैं। और कुल आबादी का जो 40% लोग हैं वह बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। यानी कि देख सकते हैं हम यहाँ पे कि बेल्जियम में जो है वह डच भाषा वाले बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग कम हैं। और इसी के राजधानी यदि ब्रुसेल्स में देखा जाए, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, तो ब्रुसेल्स में क्या है दोस्तों 80% जो लोग हैं वह फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। यानी कि इसकी राजधानी में बेल्जियम का अपोजिट है। बेल्जियम में क्या था, डच बोलने वाले लोग ज़्यादा थे और फ्रेंच बोलने वाले लोग कम थे। लेकिन इसकी राजधानी ब्रुसेल्स में 80% जो है लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, यानी कि फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा हैं। तो क्या था, फ्रेंच बोलने वाले जो लोग थे वह डच वालों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और समृद्ध थे। अब क्या था, यहाँ पे पूरे क्षेत्र में यहाँ पे डच लोग अपना अधिकार जमाना चाहेंगे क्योंकि इनकी जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन इसकी राजधानी में फ्रेंच लोग की संख्या ज़्यादा है तो फ्रेंच लोग अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। तो इसी के कारण क्या हुआ, इन फ्रेंच भाषी लोग और डच भाषी लोगों में संघर्ष होने लगा, यानी कि लड़ाई शुरू हो गई। तो ये संघर्ष धीरे धीरे बढ़ता चला गया और इन दोनों में पूरे अच्छे से पूरा युद्ध शुरू हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इन दोनों में समझौता हुआ। क्या हुआ कि 1970 से 1993 में एक संशोधन आया, उनके संविधान में संशोधन किया गया। तो ये भी पूछ सकता है कि 1970 से 1993 में बेल्जियम के संविधान में क्या संशोधन किए गए। तो उसका संशोधन क्या किया गया था, पहला था कि हमारा जो संसद होगा, संसद में जितने मेंबर डच भाषाओं के रहेंगे उतने ही लोग फ्रेंच भाषा वाले रहेंगे। यानी कि हमारे संसद में फ्रेंच भाषी लोग सदस्यों की संख्या और डच भाषी सदस्यों की संख्या बराबर रहेगी। ये हमारा पहला पॉइंट रहेगा जो उनका संविधान संशोधन हुआ था। यानी कि डच भाषी लोगों की संख्या काउंसिल में उतनी ही रहेगी जितना फ्रेंच भाषी लोगों की संख्या रहेगी। ये तो पहला हुआ संशोधन उसमें। और दूसरा हुआ क्या कि वहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की स्थापना की गई। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया गया जो पूरे बेल्जियम पर राज्य करेगी और स्टेट गवर्नमेंट उसके हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट की स्थापना की गई। उसके बाद तीसरा जो संशोधन किया गया, ब्रुसेल्स गवर्नमेंट, ब्रुसेल्स की एक अपनी अलग सरकार है। जो ब्रुसेल्स उसकी राजधानी है वहाँ पर वह एक अलग सरकार है जो कि ब्रुसेल्स पे केवल शासन करेगी। तो ये हो गया तीसरा। और चौथा जो था वह कम्युनिटी गवर्नमेंट यानी सामुदायिक सरकार का गठन किया गया। अब सामुदायिक सरकार क्या था, कुछ समुदाय जैसे कि वहाँ पे डच भाषा थे और उसके बाद फिर फ्रेंच लोग थे, तो इनके समुदायों का सरकार गठन किया गया
कि ये जो समुदाय हैं इन समुदायों से सरकार बनेंगी। और ये समुदाय लोग क्या करते थे, सरकार के कुछ निश्चित मामलों पे अपना दखल अंदाजी करते थे। तो 1970 से 93 के बीच 4 संशोधन किया गया था। पहला था डच मेंबर जो सदस्य में संसद में होंगे जितने उतने ही फ्रेंच मेंबर होंगे सदस्य में। और दूसरा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्थापना की गई। और उसके बाद तीसरा था ब्रुसेल्स सरकार की स्थापना की गई, जो कि ब्रुसेल्स में अपना एक अलग सरकार है। और सामुदायिक सरकार का भी स्थापना किया गया। तो उसके बाद बेल्जियम की समस्या यहाँ पर ख़त्म होती है। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका जो है दोस्तों एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह देश, इस देश का यानी श्रीलंका में जो है दोस्तों सबसे प्रमुख सामाजिक समूह जो है वह सिंहली है। यानी कि श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिसकी आबादी कुल 74% है। और ये सिंहली भाषा का प्रयोग करते थे। यानी सिंहली समूह जो थे कुल आबादी का 74% थे और ये सिंहली भाषा का प्रयोग करते थे। और श्रीलंका का जो दूसरा सबसे बड़ा समूह था, श्रीलंका में दूसरे नंबर पर जो है तमिल समूह है। तमिल समूह कुल आबादी का 18% है। यानी श्रीलंका की जितनी कुल जनसंख्या है उसका 18% तमिल समूह थे। उसके बाद बचे जो 7%, तो 7% श्रीलंका के कुल आबादी का जो 7% लोग थे वे ईसाई लोग थे, जो कि सिंहली और तमिल दोनों भाषा बोलते थे। देखो तमिल वाले जो थे, तमिल समूह के लोग ये तमिल भाषा बोलते थे, जो कि 18% लोग थे। और सिंहली जो थे वह 74% थे, जो कि सिंहली भाषा का प्रयोग करते थे। और बचे 7% लोग जो थे ये ईसाई लोग थे, जो कि तमिल और सिंहली दोनों भाषा का प्रयोग करते थे। उसके बाद यहाँ का जो राजकीय धर्म था वह बौद्ध धर्म था। श्रीलंका का जो राजकीय धर्म था वह बौद्ध धर्म था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंहली जो है सबसे ज़्यादा है, इनकी संख्या पूरे देश में सबसे अधिक थी। तो अब सबसे अधिक जनसंख्या होने के कारण अब ये चाहेंगे कि इनका शासन श्रीलंका पर, पूरे श्रीलंका पर इन्हीं का शासन हो, लोग इन्हीं के कहने पर कुछ भी करें और इनकी जो सरकार हो इन्हीं की हो। तो इसके लिए अब एक वर्ड हमारे पास आता है बहुसंख्यकवाद। अब श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, तो बहुसंख्यकवाद क्या है दोस्तों? तो बहुसंख्यकवाद मैंने बताया कि जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है, अब वे लोग क्या चाहेंगे कि बाकी जो समुदाय के लोग हैं, बाकी जो कम लोग हैं उनके अंडर में रहें और यही जो बहुसंख्यक लोग हैं यही देश पर शासन करें। तो इसी को जो होता है बहुसंख्यकवाद कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। बहुसंख्यकवाद से तात्पर्य है कि यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने तरीके से देश पर शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदायों की आवश्यकताओं या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। तो इसी को कहते हैं बहुसंख्यकवाद। उसके बाद क्या हुआ, वर्ष 1948 में श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र बना। ये तो बहुसंख्यकवाद की हो गई परिभाषा। यदि आपसे पूछ ले बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है या आप क्या समझते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलिए देखते हैं। तो वर्ष 1948 में श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र बना। तब सिंहली समुदायों के नेताओं ने श्रीलंका पर अपने बहुमत से वर्चस्व स्थापित करना चाहा। यानी कि जब श्रीलंका आज़ाद हुआ, श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, तब वहाँ पे सिंहली समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा थे। तो फिर उन्होंने चाहा कि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो इसके बाद श्रीलंका पर हमारा शासन होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने अपने बहुमत से वर्चस्व स्थापित करना चाहा। फिर उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया। फिर वर्ष 1956 में कानून पारित किया गया जिसके अंतर्गत तमिल भाषा की उपेक्षा कर, यानी कि उसको नकार कर, उपेक्षा करना तो उसको नकारना, तो उसको नकार कर सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब सिंहली समुदायों ने जब सत्ता अपने हाथ में ले ली, फिर उन्होंने क्या किया, 1956 में कानून पारित किया और उसके अनुसार उन्होंने सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया कि विश्वविद्यालयों एवं सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को ही प्राथमिकता देने की नीति चलाई गई। यानी कि क्या किया गया कि विश्वविद्यालय जो थे जहाँ पे सरकारी नौकरियाँ मिलती थी उन सब जगहों पर सिंहली लोगों को ही प्राथमिकता देने लगी। और नए संविधान की घोषणा की गई कि जो हमारा नया संविधान है उसमें यह घोषणा की गई कि सरकार केवल बौद्ध धर्म को संरक्षण तथा बढ़ावा देगी। यानी कि बौद्ध धर्म जो होगा उसी को सरकार बढ़ावा देगी और बाकी किसी भी धर्म को बढ़ावा या संरक्षण नहीं देगी। उसके बाद सरकारी फैसले तमिलों की नाराज़गी और शासन को लेकर उनमें अलगाववाद की भावना को बढ़ाया, जिससे
परिणाम स्वरूप तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते चले गए। तो दोस्तों ये सब जो कारण थे, सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित करना, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देना, बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देना, इन सब के कारण तमिलों में सरकार के प्रति नाराजगी और शासन को लेकर अलगाववाद की भावना जागृत हुई। उसके बाद इन दोनों में तनाव होता चला गया और ये तनाव जो है दोस्तों धीरे धीरे गृह युद्ध का रूप ले लिया। और गृह युद्ध जब होता है दोस्तों तो उसमें देश की बहुत ही क्षति और नुकसान होती है। फिर उसके बाद चलिए देखते हैं क्या हुआ गृह युद्ध होने के बाद। उसके बाद जब दोनों समुदायों में तनावपूर्ण होते चले गए, उनमें तनाव बढ़ता चला गया, तो फिर क्या हुआ, उन दोनों में युद्ध होने लगा जिसे हम गृह युद्ध के नाम से जानते हैं। फिर गृह युद्ध हुआ तो फिर भाई गृह युद्ध जब होगा तो किसी भी देश में जब गृह युद्ध होता है तो वहाँ के आर्थिक जीवन पर बहुत ही परेशानियाँ और कठिनाइयाँ होती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ संघर्ष का परिणाम। तो संघर्ष के परिणाम के दौरान गृह युद्ध में दोनों समुदायों के हजारों लोग मारे गए। गृह युद्ध से देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में अनेक परेशानियाँ उत्पन्न हुईं और उसके साथ साथ अनेक परिवार अपने देश को छोड़कर शरणार्थी बन गए और उनके जीविका का साधन खत्म हो गया। तो बहुत से लोग युद्ध के डर से शरणार्थी यानी कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले गए, जिससे उनकी जीविका का साधन भी खत्म हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको श्रीलंका और बेल्जियम को इसलिए दिया गया था कि आप समझें कि एक सत्ता की साझेदारी कितना आवश्यक है। देखिए गृह युद्ध हो गया, कितने लोग शरणार्थी बन गए, अपने देश को छोड़, घर को छोड़कर चले गए। तो यानी इन्हीं सभी को रोकने के लिए हमें सत्ता की साझेदारी करना पड़ता है। तो चलिए अब देख लेते हैं सत्ता की साझेदारी के रूप यानी किस किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों सत्ता की साझेदारी के रूप में हमको देखना है कि मतलब सत्ता को किस प्रकार से बांटा जा सकता है, कितने प्रकार से हम सत्ता को वितरित कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा सत्ता की साझेदारी का रूप है वह है सत्ता का क्षैतिज वितरण। तो क्षैतिज वितरण में देखिए क्या होता है, सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच बांटी जाती है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका। तो हमारा जो सत्ता है, सत्ता का जो बंटवारा है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये सत्ता का क्षैतिज वितरण है। यह व्यवस्था सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाती है। यानी न्यायपालिका, विधायिका और जो हमारी कार्यपालिका है, इनका जो वितरण है यह सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाता है, क्योंकि यह सरकार के समान स्तर के अंगों को विभिन्न शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देती हैं। यह व्यवस्था नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहलाती है, क्योंकि यह व्यवस्था सत्ता का ऐसा पृथक्करण सुनिश्चित करता है कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। प्रत्येक अंग अन्य अंग पर नियंत्रण रखता है। इसको नियंत्रण संतुलन की व्यवस्था क्यों कहते हैं? देखो यहाँ पे जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हमने आपको एग्जाम्पल बताया सत्ता के क्षैतिज वितरण में। तो जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है ये तीनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। अपने सत्ता का असीमित उपयोग कोई नहीं कर सकता। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए इसको नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कही गई है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं और सत्ता को संतुलित कर रखते हैं। कोई भी असीमित उपयोग नहीं कर सकता। जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं, यहाँ पे एक उदाहरण है, न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति यानी कि कार्यपालिका द्वारा किया जाता है, परंतु कार्यपालिका के कार्यों तथा विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर नियंत्रण न्यायाधीश का रखता है। देखो यहाँ पे न्यायाधीश क्या हो रहा है, कार्यपालिका द्वारा इसकी नियुक्ति हो रही है, लेकिन अब न्यायाधीश क्या कर रहा है, कार्यपालिका के कार्यों पर नियंत्रण रख रहा है। यानी कि अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब अगला देखते हैं सत्ता का वितरण कैसे किया जाएगा। अगला है संघीय सरकार और सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन। इसके पहले था क्षैतिज विभाजन और अब है ऊर्ध्वाधर विभाजन। तो सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर किया जाता है, जैसे संपूर्ण देश के लिए एक सामान्य सरकार और प्रत्येक राज्य के लिए प्रांतीय स्तर पर भिन्न भिन्न सरकार। जैसे कि अभी एग्जाम्पल में आप समझेंगे कि जो हमारे मोदी सरकार है वे पूरे देश पर शासन कर रहे हैं, पूरे भारत पर, और अब अलग अलग राज्यों के अलग अलग सरकार हैं। यूपी के अलग है, राजस्थान के अलग हैं, छत्तीसगढ़ के अलग हैं। तो इसी प्रकार से इस प्रकार का जो विभाजन है इसको ऊर्ध्वाधर विभाजन कहते हैं। यानी कि संपूर्ण देश के लिए एक सामान्य सरकार और प्रांतीय स्तर पर भी भिन्न भिन्न सरकार, तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर विभाजन। संपूर्ण देश के लिए जो हमारी सरकार होती है, यानी संपूर्ण देश के लिए जो एक सरकार यानी जो हमारे मोदी सरकार है, उन संघीय सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो संपूर्ण देश के लिए ऐसी सामान्य सरकार प्रायः संघीय सरकार कहलाती है और भारत में इसे केंद्रीय सरकार कहते हैं। हमारी जो केंद्रीय सरकार है वह संघीय सरकार का उदाहरण है। और
प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकार विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न नाम से जानी जाती है। हमारे यहाँ इसको राज्य सरकार के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रांतीय स्तर पर जो सरकार होते हैं उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसके बाद वे देश जहाँ हमारे देश की तरह सरकार के विभिन्न स्तर हैं, वहाँ सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्धारण स्पष्ट रूप से संविधान करता है, उसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन कहा जाता है। यानी कि हमारे देश की तरह जहाँ पर भी सरकार के विभिन्न स्तर हैं और उनकी विभिन्न स्तर की जो शक्तियाँ हैं, यानी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो शक्तियाँ हैं, यदि उनका जो निर्धारण जो है स्पष्ट रूप से संविधान में करता है, यानी संविधान में लिखित है, तो उसको हम सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन कहते हैं। और यह बेल्जियम में पाया जाता है। अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो संघीय सरकार था वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी, यानी बेल्जियम में, जबकि श्रीलंका में ये संघीय सरकार नहीं है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला विभाजन क्या है। हमारा अगला विभाजन है सामुदायिक सरकार। तो सामुदायिक सरकार में क्या होता है, सत्ता को विभिन्न समूहों के बीच बांटा जा सकता है, जैसे धार्मिक और भाषीय समूह, यानी धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर जो अलग अलग समूहों में जब सत्ता का बंटवारा करते हैं तो उसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। बेल्जियम में जो था वह सामुदायिक सरकार है, वहाँ का एक अच्छा उदाहरण है। वहाँ पर क्या था, अलग अलग जो सामुदायिक सरकार थी वो अलग अलग भाषाओं पर, अलग अलग धर्म स्थानों पर वे अपना निर्णय ले सकती थी। तो सामुदायिक सरकार क्या है, सत्ता को किसी भी समुदायों में बांटना सामुदायिक सरकार कहलाता है। उसके बाद हमारा अगला आता है गठबंधन सरकार। तो गठबंधन सरकार क्या होती है, सरकार के इस स्वरूप के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं और सरकार का गठन करती हैं। यानी कि जब 2 पार्टी या 2 से अधिक पार्टी चुनाव लड़े और लड़के जब यानी कि 2-3 पार्टी एक में मिल करके सरकार का गठन करे तो वहाँ पे गठबंधन सरकार कहा जाता है। और उसके बाद एक लास्ट हमारा आता है विभिन्न हित समूह। जो हित समूह होते हैं वह भी सरकार का गठन कर सकते हैं, उनके पास भी सत्ता की साझेदारी होती है। लोकतंत्र में हमें अनेक हित समूह देखने को मिलते हैं, जैसे व्यापारी, उद्योगपति, व्यवसायी, उसके बाद किसान और कर्मचारी आदि। ये सभी सरकारी समितियों में भागीदारी करके या निर्णय करने की प्रक्रिया में प्रभाव लाकर सत्ता में साझेदारी रखते हैं। देखो ये लोग क्या होता है, ये सरकार पर अपना दबाव बनाए रखते हैं, यानी सरकार को अपने हित में निर्णय को लेने पर प्रेशर रखते हैं, और जिससे यह क्या करते हैं, ये हमारे सरकार की जो शासन होती है उसमें अपना हिस्सेदारी रखते हैं, अपना साझेदारी रखते हैं। तो दोस्तों ये हो गई हमारी सत्ता की साझेदारी का पूरा विश्लेषण। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।